Hello kids, welcome back to part 6 exercise for chapter number 2. So let's begin and recap what we have done in the conceptual understanding of the chapter. So to start with, we will start with the short answer questions and here we go with the first question. Name any 3 microorganisms. सबसे सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इतना पूरा चैप्टर ही माइक्रोऑर्गेनिजम्स में पढ़ा है और उसमें से आपको सिर्फ कोई भी 3 माइक्रोऑर्गेनिजम्स बताने हैं. बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे. आप प्रोटोजोआ, वायरस लिखते वो भी गलत नहीं होता, बट सिंस दे हैव आस्क्ड यू ओनली 3, आप कोई भी 3 लिख सकते हो. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ओनली इन एयर. ट्रू और फॉल्स? सोच के बताना. जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमने यही बात करी थी कि हमें, क्योंकि वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, वी आर नॉट एबल टू सी देम. बट क्या इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एयर में प्रेजेंट होते हैं? हमने क्या पढ़ा था? वेयर आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स फाउंड? Since the study says that microorganisms are found in air, water, soil, dead animals, inside the body of living organisms as well, तो इसकी basis पे हमारा जो statement है that is false. So that concludes microorganisms are found everywhere. Let's talk about question number 3. What are the bacteria which require oxygen for their growth called? Very simple, क्योंकि ये आपने क्लास 7 में भी पढ़ा था. तो जो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, what do we call them? We call them aerobic bacteria. Yes, I think अब आपको याद आ रहा है. और जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती उनको हम बोलते हैं anaerobic bacteria. All right, let's move to next question. नेम 3 कॉमन प्रोटोजोअन्स. अगेन आपको याद आ रहा होगा, मैंने बहुत सारे टैबुलेशंस अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बताए थे और यही कहा था स्टडी मोर एंड मोर. उसका यही रीजन है. कोई भी एग्जाम्पल्स किसी भी कैटेगरी में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप जितने रिटेन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. सो व्हेन यू आर टॉक्ड अबाउट एनी 3 काइंड ऑफ protozoans, it can be amoeba, it can be paramecium, it can be euglena. And in the conceptual slides मैंने आपको इनकी पिक्चर्स भी दिखाई थी, राइट? तो कभी कभी हम जब नाम भूल जाते हैं तो पिक्चर से हम उनको रिकॉल कर लेते हैं. सो ऑलवेज वेन एवर यू आर स्टडिंग अबाउट देम, ऑलवेज लुक एट द पिक्चर्स ताकि वो आपके माइंड में स्टे रहे. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनटू द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन कॉल्ड? Entry of a pathogen. And what is a pathogen? It is any foreign body. When it is entering into the body of a healthy person like me, what do you call that? Pathogen causes infection. So that means हमारी body तब suffer करती है जब कोई भी foreign body which is the pathogen is entering the healthy body, ताकि वो अपने असर और अपना जो भी लाइफस्टाइल है वो हमारी बॉडी में रहना शुरू कर देता है एंड एज अ रिजल्ट हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं बिकॉज दैट इज एन अनहेल्दी कंडीशन. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस? अगेन दिस ब्रिंग बैक्स मी टू द लास्ट स्लाइड्स जहां मैं डिसीजेस की बात कर रही थी और वहां पे मैंने आपको बहुत सारे टेबल्स बताए थे एंड आई टोल्ड यू कि इनको जितना ज़्यादा रिटेन करोगे, पढ़ोगे, उतना अच्छा रहेगा बिकॉज उनमें से कोई भी पोर्शन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है. तो यहाँ आपको डिसीज का नाम दिया है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा गया है. सो जस्ट ट्राई टू रिकॉल. क्या आंसर होना चाहिए? इट इज थ्रू द एयर. सो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज एयर एंड इट्स एन एयरबॉर्न डिसीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. नेम 2 प्रिजर्वेटिव्स. प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? जो आपके खाने की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई कैटेगरी मेंशन नहीं की, पेपर में आ सकती है वो आपको केमिकल प्रिजर्वेटिव्स पूछ सकते हैं, आपसे कोई भी कैटेगराइज्ड फॉर्म भी पूछ सकते हैं. तो सिंस दे हैव नॉट मेंशन, आप कोई भी 2 प्रिजर्वेटिव्स लिख सकते हो एंड शुगर एंड सॉल्ट इज माय आंसर. यू कैन ऐड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऑल्सो या जो भी है. शुगर और सॉल्ट, आपने याद है हमने जब पिकल्स की बात करी थी, जैम्स, जेलीज जो हम बनाते हैं, हम उसमें ये सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं बिकॉज उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है. और पिकल्स के केस में आप बहुत सारा सॉल्ट यूज करते हो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए, ताकि बैक्टीरिया नमक में ग्रो ना करें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉल्ड? सबसे पहला चीज जो हमने पढ़ी थी. सो द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी एंड आई बिलीव ये चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग इस स्टडी को फर्दर पढ़ना चाहेंगे, इस स्टडी को कंटिन्यू करना चाहेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल इन फूड इंडस्ट्री। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फूड इंडस्ट्री, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही अच्छा यूज़ किया जाता है in making curds, in making pickles, in making cheese, wine, vinegar. You have endless examples. आप बहुत सारे examples लिख सकते हो। Beverages में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो आप juices पीते हो। और depending on the marks of the question, you can write the points. ठीक है? Let's move to question number 10. How are algae used as a source of food? So that means algae कहाँ पे एज अ फूड कंज्यूम करते हो। अभी तक हमने यही पढ़ा था कि इट इज़ फाउंड ऑन द रिवर्स, ये वो, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन कहाँ पे हम algae को एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। सो बहुत जगहों पे आप उसको एज अ फिश फूड यूज़ करते हो, फंजाई एज फूड यूज़ करते हो जो मशरूम्स हैं, कैटल फीड यूज़ करते हो, ह्यूमन फूड लाइक क्लोरेला, इट्स अ काइंड ऑफ फूड, तो वो भी एक तरह का एल्गे ही है जो आप खा रहे हो। जो आप आइसक्रीम्स, जेलीज, पुडिंग्स खाते हो, उसकी फॉर्मेशन में हम अगार अगार यूज़ करते हैं बहुत बार, एंड अगार अगार इज़ अ टाइप ऑफ एल्गे ओनली। तो एज आई सेड, हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं बट कई बार हमें उसका ओरिजिन नहीं पता होता। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हैव दीज जेलीज, पुडिंग्स एंड आइसक्रीम्स, आप उसका फॉर्मेशन पढ़ना। सब में नहीं होता, इट्स नॉट मैंडेटरी कि हर एक में ही हो, बट येस, इन मेनी ऑफ देम वी आर यूजिंग algae as a food supplement. Next, question number 11. What are the industrial use of microorganisms? Quick recall, हमने जब uses पढ़े थे microorganisms के, industrial use was one of them, and what I remember is, if you can recall, it was the tanning of leather, क्योंकि मैंने आपको तब भी यही बात बोली थी कि स्किन, एनिमल की बॉडी से उसका स्किन रिमूव करते ही वो कभी भी हमारे लिए फिट नहीं होगा उसको पहनना, उसकी ड्रेसेस बनाना, बिकॉज इट हैज़ टू अंडरगो लॉट ऑफ स्टेप्स, जिसमें वो क्लीन किया जाता है, फर्निश किया जाता है, और तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ कैरियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। देन यू हैव रेटिंग ऑफ फाइबर्स, जहाँ पे फाइबर सेपरेशन में बहुत हेल्प होती है। सो इन ऑल दीज केसेस वी आर मेकिंग यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Question number 12. Are algae bacteria or a plant? So you have to think, क्योंकि आपको याद होगा हम प्लांट से क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा था ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आपको पता है ना स्टेम्स हैं, ना ब्रांचेस हैं, और कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एक प्लांट का नहीं है, तो क्या फिर वो बैक्टीरिया है? तो आप एल्गे को कौन सी कैटेगरी में डालोगे? हम कहते हैं कि एल्गे ना ही बैक्टीरिया है ना ही प्लांट्स हैं। वी आर नॉट स्पेसिफिंग, सो वी आर पुटिंग देम, we are terming them as microorganisms. Okay, and that is why algae has a special place in the types of microorganisms that we have studied. Question number 30. Vaccines are introduced in a healthy person. मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं वैक्सीन क्यों लगवाऊं, यही क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि हमारे हिसाब से तो वैक्सीन तब लगती हैं जब आप बीमार होते हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक न्यूबॉर्न बेबी जो इस दुनिया में आता है, उसके लिए ये एनवायरनमेंट जो है उसमें जितना भी बैक्टीरियाज हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, वो उसकी बॉडी के लिए बहुत न्यू है, राइट? तो जिस तरह से हम एक न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं, एडजस्ट करने में, बॉडी को सूट करने में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और आपको उस एडेप्टेशन मोड को भी लाना पड़ता है। उसी तरह से जब एक इन्फेंट इस दुनिया में आता है तो उसकी बॉडी को सर्वाइव कराने के लिए, हमें उसकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अभी तो वो खाना शुरू नहीं हुआ, आपको बोला जाता है अच्छा खाओ तभी तो इम्यूनिटी बिल्ड होगी, बट उसे एक न्यूबॉर्न के लिए इम्यूनिटी बिल्ड होती है विद गुड फूड। यस, एंड अलॉन्ग विद दैट द वैक्सीन्स विच आर गिवन टू द चाइल्ड, ताकि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी रहे इस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। ऑलराइट, सो वैक्सीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी पर्सन टू हेल्प आवर इम्यून सिस्टम टू फाइट इन्फेक्शंस। ओके, now let's move to question number 14, and now I'm starting the category of fill in the blanks. So cholera is a dash disease. Very quick, cholera is a type of which disease? तो यहाँ पे वो आपसे mode of transmission पूछ रहे हैं, तो हम उसको एक waterborne disease बोलते हैं, क्योंकि अगर आप कभी भी healthy water नहीं पीते हो, dirty water consume कर लेते हो, तो आपको cholera disease हो जाती है, and hence the carrier medium is water here, it is called a waterborne disease. Question number 15. Microorganisms can be seen with the help of a dash.
वेरी सिंपल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज, तो हम क्या यूज करेंगे? बिकॉज ऑफ द वेरी 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 स्मॉल साइज वी ऑलवेज मेक यूज ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऑल राइट, let's move to question number 16. Blue green algae fix dash directly from air and enhance fertility of soil. तो soil की fertility increase करने के लिए blue green algae क्या करता है? It is fixing what? It is fixing the free nitrogen of the atmosphere and then increasing the fertility of the soil. Yes, blue green algae की तरह और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो ये सेम रोल करते हैं. नॉट विद दिस, आपको सबके नेम्स पता होने चाहिए एज डिस्कस्ड इन द क्लास. क्वेश्चन नंबर 17. अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश. तो आप क्या यूज करते हो? ये भी हमने जब इंडस्ट्रियल यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पढ़ा था, आई टॉट यू अ टर्म विच इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. तो ये सारे फर्मेंटेटेड ड्रिंक्स होते हैं और इसीलिए दे आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस एनहांस करती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. कॉलेरा इज कॉज्ड बाय डैश. तो अभी आपको यहाँ पे बताना है कि कॉलेरा कैसे फैलता है एंड इट इज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया. लास्ट क्वेश्चन में आपने बोला था इट्स अ वाटर बॉर्न डिसीज. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू. उसमें आपसे पूछा गया था कि वो किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो आपने लिखा था वाटर बॉर्न था, और यहाँ पे आपसे किसके थ्रू स्प्रेड होता है एंड दैट इज द बैक्टीरिया. ओके, question number 19. Are algae toxic to humans? Please answer this, क्योंकि हमने सबकी अच्छाई बुराई दोनों पढ़ी है, तो आपको बताना है कि क्या algae humans के लिए टॉक्सिक है, हमारे लिए अनहेल्दी है. So algae are generally harmless to humans. However, certain species of algae can form algal blooms which can have detrimental effects on human health and the environment, but in a very very small ratio. Majorly they are harmless and are not causing any severe trouble to us. ठीक है, so we will not say they are toxic to humans. Question number 20. How are algae useful then? तो अभी आपने पढ़ा वो टॉक्सिक नहीं है, वो यूजफुल ही यूजफुल है, बहुत ही कम चांसेस हैं टॉक्सिक होने के. So what are their usefulness then? Algae are known to fix 50% कार्बन डाइऑक्साइड. मार्क दिस पॉइंट, क्योंकि अगर हम 50% कार्बन डाइऑक्साइड वो फिक्स कर रहे हैं तो बहुत आसान वो कर रहे हैं दूसरी चीजों के लिए, क्योंकि बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एनवायरमेंट. सो बिकॉज अगर आप पौधे ज्यादा नहीं लगा रहे तो आप ये सोचो अगर कहीं तरह से algae आसपास ज्यादा होंगे तो ये वाला सारा काम वही कर देंगे, राइट? सो दिस इज द बिगेस्ट यूज दे आर प्रोवाइडिंग अस. Question number 21. Oil and vinegar are used to make pickles. Why? Why do we use oil and vinegar? क्या रोल प्ले करते हैं oil and vinegar? They are working like preservatives. Yes? क्योंकि जहाँ पे भी ऑयल होता है सबसे पहले मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है वो कट ऑफ हो जाता है वहां से. Yes? जैसा हम रस्टिंग में पढ़ते थे, तो यहाँ पे भी हम ऑयल इसीलिए डालते हैं बिकॉज ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया cannot live in such an environment. A touch of vinegar also adds flavor. So oil ने तो moisture को आने से रोक दिया और जो vinegar है वो भी help करेगा बैक्टीरिया ग्रो ना हो because of the medium, acidic medium. Along with that, it is also adding to the flavor. और क्योंकि vinegar harmless है हमारी body के लिए, we are adding it in the formation of pickles. Question number 22. Now we are starting with the long answer question. We should keep the cooked food covered because. इसमें आप जितना लिखोगे उतना कम है, और ये एक जनरल आंसर भी हो सकता है, बट क्योंकि आपने बहुत सारी टेक्निकल चीजें पढ़ी हैं, साइंटिफिक चीजें पढ़ी हैं, प्लीज मेक श्योर आप वो अपने आंसर में जरूर लिखो. सो बिकॉज it protects food from harmful bacteria and objects or chemicals from getting into the food, which can make it poisonous, toxic for our body, and hence protecting us from diseases like food poisoning. Yes? So that is why your food should always be covered. Question number 23. Antibiotics are mixed with the food of livestock and poultry. अगर हम लिविंग हैं, हमें जरूरत है एंटीबायोटिक्स की, तो पोल्ट्री लाइवस्टॉक को क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अगेन जो लोग उनका फ्लैश कंज्यूम कर रहे हैं अगर वो हेल्दी नहीं होंगे तो वो मीडियम एनिमल्स का फ्लैश रहेगा उनकी बॉडी को
नुकसान पहुंचाने में, जैसा कि केस हो रहा है। वायरसेस कैसे आए? थ्रू अ नॉन वेज फूड, through the flesh of an infected livestock or poultry. So it's very important that more efficient conversion of feed to animal product and improvement should be made by adding antibiotics to their diet. Now let's talk about question number 24. What are the major groups of microorganisms? ये सबसे simple form of question हो सकता है because यहीं से chapter शुरू हुआ था. So what are the major groups of microorganisms? Bacteria, fungi, प्रोटोजोन्स, algae एंड वायरसेस. और हमने इन सब के बारे में डेप्थ में पढ़ा है. अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है, प्लीज राइट अबाउट देम इन स्मॉल, देयर हैबिटेट, देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर एग्जांपल्स, राइट. तो वो सारी आप डिटेल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्क ऑफ द क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25 वेयर यू हैव टू give the uses of microorganisms in our lives. So आप उसको differentiate भी कर सकते हो. Again I am repeating, depending on the marks they are asking you to write in, because in our lives हम उसको बहुत जगहों पे use करते हैं. They can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid. Antibiotics and vaccines are being produced from bacteria and fungi. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase its fertility. अगर और पॉइंट्स लिखने हैं तो आप फूड इंडस्ट्री के एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो. आप घर में इतनी चीजें प्रिपेयर करते हो, योगर्ट, राइट, टेंडराइजेशन ऑफ मीट, टैनिंग ऑफ लेदर इन द इंडस्ट्रीज और द फैक्ट्रीज. आप ये सारे पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26. Write the harmful effects of microorganisms. Again an important question, क्योंकि ये लार्ज मार्क में आपसे पूछे, पूरा चैप्टर माइक्रोऑर्गेनिजम्स पे है, तो उनके हार्मफुल इफेक्ट्स और उनके यूजफुल इफेक्ट्स तो डिटेल में पता होने ही चाहिए. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, कॉलेरा इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया called a Vibrio cholera. In animals, the virus causes foot and mouth disease. Microorganisms spoil the foods by decomposing the food material. Some microorganisms spoil leather and clothes. Microorganisms are responsible for food poisoning. इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां आप मेंशन कर सकते हो कि वो एक पैरासाइट के तौर पे हमारी बॉडी में भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, देयर सो मेनी डिसीजेस व्हिच आर रिलेटेड टू दैट डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन. एग्जांपल्स आप और इंक्रीज कर सकते हो, राइट. सो यू हैव सो मेनी पॉइंट्स, स्टडी देम वेल एंड कीप इन योर माइंड. कहीं आप एक दो भूल भी जाओ तो यू हैव एम्पल पॉइंट्स टू राइट अबाउट इट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज राइजोबियम? सोचो, ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो. माइक्रोऑर्गेनिजम्स में हमने राइजोबियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, हमने उसे बहुत पहले किया था. तो राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है दैट इज यूजफुल इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. और फार्मर्स के लिए तो स्पेशली बून है, क्योंकि जहां पे भी वो लेग्यूमिनस प्लांट्स लेंगे, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स नोड्यूल्स में राइजोबियम पाया जाता है, वो उसको प्लांट करेंगे तो जितना भी एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन है वो इजीली ट्रैप करते हैं, सॉइल में देते हैं. तो जो फार्मर है उसको ज्यादा स्पेंड करना ही नहीं पड़ेगा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स लाने के लिए. टॉप नंबर 1 फर्टिलाइजर्स आपने पढ़ा है, कंपेयर टू मैन्योर्स आर नॉट वेरी हेल्दी. अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तब हम हार के उसको यूज करते हैं, बट वेर एवर पॉसिबल यू शुड अवॉइड यूजिंग देम. सो इफ यू आर यूजिंग अ प्लांट लाइक दिस, वहां पे तो आपका सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है, बिकॉज इट हैज राइजोबियम एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट द फ्री नाइट्रोजन इनटू द सॉइल. So children, I hope we have revised the chapter well, you have understood the concepts well, and you are now ready to write an exam on this. So good luck, we'll see you soon.